इसके नाम में भी हंटर आ रहा है और हंटर तो है ही। एंड हंटर सर विलियम हंटर ने की थी। किसका? हंटर आयोग का गठन किया था 1882 में किया था। अब आप समझ सकते हैं कि बंगाल विभाजन और भारत लोक सेवा मंडल का गठन और अकाल आयोग का गठन ये सब के सब कब हुए थे? लॉर्ड कर्जन के टाइम पर हुए थे, न कि हंटर में। हंटर आयोग का गठन तो हंटर ने किया था, मतलब सर विलियम हंटर ने किया था। ये तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन ने किया था। किसने किया था? हंटर आयोग का जो गठन है भारत के तत्कालीन उस टाइम पे जो थे वायसराय थे हमारे भारत के, तो लॉर्ड रिपन ने किया था। किसने? लॉर्ड रिपन ने किया था। अध्यक्षता किसने की थी? सर विलियम हंटर ने की थी, अपने नाम के अकॉर्डिंग। ठीक है। इस आयोग ने शिक्षा प्रणाली को प्रभावित किया और महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित भी किया था। इस आयोग ने आम जनता की प्रारंभिक शिक्षा के विस्तार और सुधार के लिए भी सिफारिश की थी। आयोग ने निचली जातियों की शिक्षा, महिलाओं की शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा और अन्य क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया था। मतलब ये जो आयोग बना, कहीं ना कहीं इसका अच्छा प्रॉफिट भी दिखाया गया कि मतलब अच्छे काम दिखाए गए कि भाई महिलाओं को भी शिक्षा का अवसर दिया गया और निचली जाति जो थी उनको भी पहले इतना नहीं दिया जाता था। महिलाओं की कोई योग्यता नहीं होती थी, महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता था। तो अब इसमें ये बोला गया कि हंटर आयोग में महिलाओं की भी शिक्षा का है, मुस्लिम शिक्षा का भी है और जाति जो निचली जाति की शिक्षा उनका भी है, उन पर ध्यान दिया गया था। 1854 में के डिस्पैच के गैर कार्यान्वयन की शिकायतों को देखा था इस आयोग ने 1854 में। ठीक है। 1919 में दूसरा हंटर आयोग अगर बात की जाए तो साल 1919 में जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। किसके लिए? जलियांवाला बाग कांड हो गया था जब हत्याकांड 1919 में, तो उसके लिए इस आयोग का गठन किया गया था। हंटर आयोग का गठन, दूसरा हंटर आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग को आधिकारिक तौर पर विकास जांच समिति कहा जाता था। किस भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक ने ब्राह्मणवाद के विरुद्ध स्वाभिमान आंदोलन या द्रविड़ आंदोलन का नेतृत्व किया है? विच इंडियन सोशल वर्कर एंड पॉलिटिशियन लेड द सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट और द्रविडियन मूवमेंट अगेंस्ट ब्राह्मणिज्म? इरोड वेंकटप्पा रामासामी, पी थियागराय चेट्टी, सी राजगोपालाचारी, सी अनंत दुर्रई। तो इरोड वेंकटप्पा रामासामी जी जो हैं, इन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता हैं ये और राजनीतिक थे। तो इन्होंने मतलब जो भारतीय सामाजिककर्ता और राजनीतिक ने किसके? ब्राह्मणवाद के विरोध, ये दोनों थे। ये राजनीतिक इंसान व्यक्ति थे, लेकिन इन्होंने ब्राह्मणवाद के विरुद्ध और किसके? स्वाभिमान आंदोलन के लिए और द्रविड़ आंदोलन के लिए नेतृत्व किया, मतलब उसका हेड थे उसके। तो ये जो हैं जिनके अनुयायी पेरियार या थानेई थी, पेरियार के नाम से पूछते थे। एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता हैं और राजनीतिक थे। कौन थे ये? जिन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन और द्रविड़ कागज की शुरुआत की थी। उन्हें द्रविड़ आंदोलन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में? द्रविड़ आंदोलन के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? हमारे इरोड वेंकटप्पा रामासामी जी को, क्योंकि इरोड वेंकटप्पा रामासामी जो हैं 17 सितंबर 1879, 24 दिसंबर इनका जो जन्म है मतलब, और 24 दिसंबर 1973 इनकी अंतिम दिन की उसमें माना जाता है। द्रविड़ आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो 1916 में हुई थी। मद्रास में जस्टिस पार्टी की स्थापना में हुई मानी जाती है। कहाँ पे? मद्रास में द्रविड़ आंदोलन की जो शुरुआत है। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार किसी राजनीतिक अवसर पर कब गाया गया था? When was India's national song वंदे मातरम sang for the first time on a political occasion? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1896, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1900 या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1903 या 1911 में? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन जो 1896 में भारतीय राष्ट्रीय गीत जो है गाया गया था वंदे मातरम पहली बार कई राजनीतिक अवसर पर। तो कब गाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1896 में गाया गया था, कलकत्ता में। कहाँ पर गाया था? पहली बार कलकत्ता में भी। ये जो वंदे मातरम है पहली बार कलकत्ता में ही गाया गया, और जो जनगण मन था हमारा राष्ट्रगान भारत का, वो भी पहली बार कलकत्ता में ही गाया गया था। अधिवेशन में क्या? इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? एम रहमतुल्लाह सयानी ने की थी। किसने? एम रहमतुल्लाह सयानी ने की थी। ये एक मुस्लिम थे। इन्होंने किसकी अध्यक्षता की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, और इन्हीं की अध्यक्षता में वंदे मातरम गाया गया था 1896 में। वंदे मातरम गीत
बंकिम चंद्र किसने लिखा था इस गीत को, वंदे मातरम को? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। कब लिखा था? 1874 में लिखा था। और गाया कब गया था पहली बार? तो 1896 में गाया गया था। 1882 में बंगाली उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था। कहाँ पर? बंगाली उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था। कब गीत ये? 1882 में। स्वदेशी आंदोलन के दौरान लोगों का लोकप्रिय गीत बना था। कब? जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था तब ये लोकप्रिय गीत बन गया था लोगों का। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे प्रसिद्ध प्रतिरोध गीतों में से एक बन गया था। इस गीत के शुरुआती 2 पदों को ही राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया। 2 पदों को ही राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 14 अगस्त 1947 को रात को वंदे मातरम के साथ शुरू हुई थी। कब? संविधान सभा की पहली बैठक 14 अगस्त 1947 की रात को वंदे मातरम के साथ शुरू हुई थी। सन 1928 में कोलकाता में अखिल भारतीय मजदूर एवं किसान पार्टी के अध्यक्ष कौन चुने गए? Who was elected as the president of All India Workers and Peasants Party in Kolkata in 1928? M.N. जोगलेकर, श्रीपाद अमृत डांगे, साहिल सिंह जोश, मुजफ्फर अहमद। तो 1928 में कलकत्ता में अखिल भारतीय मजदूर एवं किसान पार्टी के अध्यक्ष जो थे साहिल सिंह जोश थे। कौन थे? साहिल सिंह जोश थे। ये पार्टी के अध्यक्ष चुना गया था इनको, साहिल सिंह जोश को, अखिल भारतीय मजदूर के। ये पार्टी कब बनी थी? तो इसका 11 अप्रैल को 1936 में इसकी क्या हुआ था? स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने की थी। कब की थी? अखिल भारतीय किसान सभा भारत के किसानों का एक संगठन है जिसकी स्थापना 11 अप्रैल कब? 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने की थी तथा एनजी रंगा इसके सचिव चुने गए। एनजी रंगा इनके सचिव चुने गए। साहिल सिंह जोश जो है अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पार्टी के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? साहिल सिंह जोश चुने गए थे 1928 में कोलकाता में। अखिल भारतीय मजदूर एवं किसान पार्टी के अध्यक्ष थे ये, यहाँ के अध्यक्ष ये थे। निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का वित्त मंत्री नहीं रहा है? Which of the following has never been India's finance minister? डॉक्टर मनमोहन सिंह, पी चिदम्बरम, यशवंत सिन्हा, कमलनाथ। तो कमलनाथ जो हैं कभी भारत के वित्त मंत्री नहीं रहे। कमलनाथ कभी भी भारत के वित्त मंत्री नहीं रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे और ये हमारे पी चिदम्बरम भी वित्त मंत्री हैं और यशवंत सिन्हा भी। लेकिन कमलनाथ कभी भी वित्त मंत्री नहीं रहे भारत के। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री हमारे भारत के थे और ये पूर्व प्रधानमंत्री भी थे हमारे भारत के। अभी इनका दिसंबर 2024 में निधन हो गया। किसका? प्रधानमंत्री 13वें नंबर के प्रधानमंत्री थे, इनका तो निधन हो गया 2024 में। ये पद्म भूषण से भी सम्मानित थे। कौन? मनमोहन सिंह। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने लिखा है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। ठीक है, ये 2024 में ये तो खत्म हो गया, इनकी मतलब मृत्यु हो गई। ये सही। मनमोहन सिंह जी का 26 दिसंबर 2024 को कितनी उम्र में? 92 साल की उम्र में दिल्ली में निधन हुआ। कहाँ पर? दिल्ली में इनका निधन हुआ था। किसका? मनमोहन सिंह जी का दिल्ली में निधन हुआ था। अगर पहले हमारे प्रधानमंत्री की बात की जाए तो वो हमारे जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 को बने थे। कब? जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 को बने थे। ये पी चिदम्बरम और यशवंत सिन्हा ये दोनों ही यहाँ के कौन है? हमारे यहाँ के वित्त मंत्री बन चुके हैं, मतलब भारत के वित्त मंत्री। निम्नलिखित में से किसने भारत में पहला नियमित व्यापार संघ संचालित किया था? हु ऑपरेटेड द फर्स्ट रेगुलर ट्रेड यूनियन इन इंडिया? भारत में पहला नियमित व्यापार संघ तो एमएन लोखंडे, बीपी वाडिया, शशिपथ बनर्जी या एमएन जोशी? तो बीपी वाडिया ने भारत में पहला नियमित व्यापार संघ संचालित किया था। बीपी वाडिया, बहमान पिस्टन जी वाडिया। बीपी वाडिया इनका फुल फॉर्म नाम का जो मतलब बहमान पिस्टन जी वाडिया हैं। भारत में पहला नियमित रेगुलर जो व्यापार संघ इन्होंने संचालित किया था। उन्होंने साल 1918 में मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना की थी। मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना इन्होंने ही की थी, बीपी वाडिया जी ने 1918 में। यह भारत का पहला पंजीकृत ट्रेड यूनियन था। पहला बीपी वाडिया एक भारतीय ब्रह्मा विद्यावादी और एक श्रमिक कार्यकर्ता थे।
ये एक भारत के पहले संगठित श्रमिक संघों में से एक था। ये यूनियन की मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना की थी किसने? वे कल्याण सुंदरम मुदलियार के साथ में। किसने? वाडिया ने मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना की थी। अब यहाँ पर सन 1928 में कोलकाता में अखिल भारतीय मजदूर एवं किसान पार्टी के अध्यक्ष कौन चुने गए? Who was elected as the president of all India Workers and Peasant Party in Kolkata in 1928? एमएन जोगलेकर, श्रीपाद अमन, अमृत डांगे, साहिल सिंह जोश, मुजफ्फर अहमद। साहिल सिंह जोश जो हैं सन 1928 में कोलकाता में अखिल भारतीय मजदूर एवं किसान पार्टी के अध्यक्ष चुने गए। साहिल सिंह जोश। नवंबर 1958 में बंगाल कार्यकारी समिति WPP ने फिलिप सेफ्रिड मुजफ्फर अहमद के साथ इन्होंने बैठक की और किसानों के सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए पंजाब कृषि किसान पार्टी के साहिल सिंह जोश ने को नियुक्त करने का फैसला किया गया। इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? इन विच सिटी इज इंडिया गेट लोकेटेड? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। तो दिल्ली में इंडिया गेट स्थित है। इंडिया गेट जो हमारा भारत इंडिया गेट है, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और राष्ट्रीय जो समर स्मारक के पास है। कहाँ पर है? ये नई दिल्ली में स्थित है इंडिया गेट। इंडिया गेट 42 मीटर ऊंचा है। कितना? 42 मीटर ऊंचा है। यह चौराहे के बीचों बीच बना हुआ है। आर्क डी ट्रायम्फ जैसा तोरण द्वार है ये, मतलब आर्क डी ट्रायम्फ जैसा। यह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना के लिए लड़ते हुए अपनी जान गंवाने वाले भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया है। इसे एडविन लुटियन ने डिजाइन किया था। किसने डिजाइन किया था? एडविन लुटियन ने डिजाइन किया था। यह स्मारक 10 फरवरी 1921 को स्थापित हुआ था और 12 फरवरी 1931 को इसे अनावरण किया गया था। इंडिया गेट के पास के सचिवालय मेट्रो स्टेशन है। इंडिया गेट पर शहीद हुए भारतीय सैनिकों के नाम लिखे हैं। इसमें से 12,000 से ज़्यादा भारतीय नाम है। इनमें से 12,000 से ज़्यादा। इंडिया गेट पर लिखे नामों की पूरी सूची है। दिल्ली में अभी ESIC का 74वां स्थापना दिवस मनाया गया। कहाँ पर? दिल्ली में। और ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन हुआ। आदि महोत्सव का आयोजन हुआ। राष्ट्रपति भवन में उद्यान उत्सव 2 फरवरी को हुआ। फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2025 का आयोजन भी हुआ। विश्व पुस्तक मेला जो राष्ट्रपति जी ने उद्घाटन किया वो भी हुआ नई दिल्ली में। मुंबई और नागपुर महाराष्ट्र की राजधानी है। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। कोलकाता बेंगलोर की राजधानी है। निम्नलिखित में से किसने शासनकाल में हेनसांग ने पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम का भ्रमण किया था? ड्यूरिंग हुज रेन डिड ह्यूनसांग विजिट द पल्लव कैपिटल कांचीपुरम? महेंद्र वर्मन फर्स्ट, महेंद्र वर्मन सेकंड, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, परमेश्वर वर्मन सेकंड। तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट जो हैं शासनकाल में हेनसांग ने पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम का, पल्लवों की कौन सी राजधानी है? तो कांचीपुरम है। उसका भ्रमण किसने किया? नरसिंह वर्मन ने किया। किसके शासनकाल में किया? हेनसांग के शासनकाल में किया है। इसमें से बहुत से टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि हेनसांग के टाइम पर कौन आया? तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट आए। और कांचीपुरम जो राजधानी है किसकी है? तो पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम। उसका भ्रमण किसने किया? नरसिंह वर्मन जी ने किया। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम का भ्रमण किया। चीनी बौद्ध यात्री था। ये हेनसांग कौन था? तो चीनी बौद्ध यात्री हेनसांग ने पल्लव राजा थे नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, तो उनके शासनकाल में ये कांचीपुरम आया, कांचीपुरम का दौरा किया, मतलब देखा, वहाँ पर आया, घूमा। हेनसांग ने पल्लव शासकों और उनकी प्रजा का वर्णन किया था। उनके मुताबिक पल्लव साम्राज्य में कई मठ और बौद्ध मंदिर थे और लोग खुशी से रहते थे। नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। पल्लव वंश के शासक ये थे और पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? ये कांचीपुरम थी। ममल्ला कहा जाता था उन्हें, ममल्ला कहा जाता था, जिनका अर्थ है महान पहलवान। किसको? महान पहलवान। उन्होंने मणिमंगलम के युद्ध में चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। पुलकेशिन द्वितीय को हराने के बाद वातापी कोंडा की उपाधि धारण की थी। लगभग 630 से 668 के तक शासन किया। महेंद्र वर्मन प्रथम का पुत्र और उत्तराधिकारी था। वह महेंद्र वर्मन जो थे उनका महेंद्र वर्मन प्रथम का पुत्र और उत्तराधिकारी था। कौन? नरसिंह वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन मतलब महेंद्र वर्मन है, उनका बेटा नरसिंह वर्मन था, प्रथम था। कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण जो हुआ था किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो द कंस्ट्रक्शन ऑफ द विक्टोरिया मेमोरियल इन कोलकाता वॉज प्रपोज्ड बाई
लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, विलियम हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल का जो निर्माण हुआ था वो जॉर्ज कर्जन के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा? जॉर्ज कर्जन के द्वारा हुआ था विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण। कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण जॉर्ज कर्जन के द्वारा। ये कहाँ पर? कोलकाता में है विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में है। मोतीलाल नेहरू ने 8 अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ भारत के संविधान का मसौदा निम्नलिखित में से किस वर्ष तैयार किया था? इन विच ईयर डिड मोतीलाल नेहरू अलॉन्ग विथ 8 अदर कांग्रेस लीडर्स ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? 1928, 1945 या 1935 या 1931 में। तो मोतीलाल नेहरू ने 8 अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ भारत के संविधान का जो मसौदा था वो 1928 में तैयार किया था। 1928 में तैयार किया था। निम्न में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसने संविधान सभा की मांग कब की थी? तो इन विच ईयर डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? 1935, 1939, 1928, 1919। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग 1935 में की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग 1935 में की थी। कैबिनेट मिशन भारत आया था। व्हेन डिड द कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया? 1943, 1944, 1945, 1946। कैबिनेट मिशन भारत 1946 में आया था। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में भारत आया था। कैबिनेट मिशन 1946 भारत आया था। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? हु लेड द कैबिनेट मिशन ऑफ 1946? लॉर्ड लिनलिथो, लॉर्ड माउंटबेटन, सर पैथिक लॉरेंस, सर माउंटफोर्ड। 1946 में कैबिनेट मिशन जो है उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा कैबिनेट मिशन का जो वो नेतृत्व है वो किया था। किसके? सर पैथिक लॉरेंस ने किया था। 1946 में ही कैबिनेट मिशन भारत में आया था। कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई थी। संविधान सभा शुरू की गई थी, मतलब उसकी शुरुआत हुई थी संविधान सभा की। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन योजना 1946 में मंत्री नहीं थे? हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मिनिस्टर ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान 1946? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड वेवेल, सर पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर। तो लॉर्ड वेवेल जो थे वो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के मंत्री नहीं थे। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के मंत्री ये नहीं थे। लॉर्ड वेवेल मंत्री नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के मंत्री नहीं थे? तो सर स्टेफोर्ड हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट मिनिस्टर ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान 1946? सर स्टेफोर्ड फोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड वेवेल, सर पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर। तो निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन योजना? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के जो मंत्री नहीं थे तो वो थे लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल नहीं थे। अब लॉर्ड वेवेल कैबिनेट मिशन योजना 1946 के मंत्री की बात हो रही नहीं थी। और जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? सर पैथिक लॉरेंस यहाँ के कैबिनेट मिशन के अध्यक्षित किए थे। अध्यक्षता किसने की थी? सर पैथिक लॉरेंस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? ऑन हुज रिकमेंडेशन वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया फॉर्म्ड? वेवेल प्लान, क्रिप्स मिशन, ऑगस्ट ऑफर, कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन भारत की संविधान जो सभा है वो कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। किसके कहने पर? कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की योजना के तहत हुआ था। इस योजना जो मिशन के अध्यक्ष हुए भारत मंत्री पैथिक लॉरेंस थे। इस मिशन के अध्यक्ष मतलब मीन्स इसका यह था कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? वो थे सर पैथिक लॉरेंस। भारत की संविधान सभा का गठन हुआ था कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था उन्हीं के कहने पर। और लॉरेंस
जो थे पैथिक लॉरेंस, वो थे अध्यक्ष थे भारत मंत्री। भारत की संविधान सभा के गठन की मांग करने वाले कुछ लोग जो होते हैं वो हैं बाल गंगाधर तिलक जी ने साल 1895 में पहली बार संविधान सभा की मांग उठाई थी। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। एम.एन. रॉय ने साल 1934 में संविधान सभा का विचार प्रस्तावित किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साल 1938 में संविधान सभा के लिए व्यक्त किया था अपना विचार। सी राजगोपालचारी जी ने साल 1939 में संविधान सभा के निर्माण की मांग उठाई थी। अंग्रेजों ने साल 1940 में कि अपने अगस्त प्रस्ताव के जरिए संविधान सभा की मांग स्वीकार कर ली थी। कब? अगस्त प्रस्ताव के जरिए। संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव कैसे हुआ था? तो संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव था वो प्रांतीय विधानसभा में अनुपातिक, ये संविधान सभा की कुल सदस्यता अगर बताई जाए तो वो थी 389 थी। इनमें से 292 सदस्य प्रांतों के प्रतिनिधि थे, 93 सदस्य रियासतों के प्रतिनिधि थे और 4 सदस्य मुख्य आयुक्त प्रांतों से थे। मुक्त कैबिनेट मिशन कहा जाता है। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष भारत मंत्री पैथिक लॉरेंस थे। कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार संविधान सभा का गठन हुआ था। इस योजना के अनुसार ही हुआ था। कौन सी भाषा केरल में बोली जाती है? विच लैंग्वेज इज स्पोकन इन द स्टेट ऑफ केरला? मलयालम, तेलुगु, गुजराती, तमिल। तो मलयालम भाषा जो है केरल राज्य में बोली जाती है। किस राज्य में? केरल राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है। यह द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। मलयालम केरल की आधिकारिक भाषा है। केंद्र शासित प्रदेशों लक्षद्वीप और पुडुचेरी में भी बोली जाती है। कहाँ पर? लक्षद्वीप और पुडुचेरी, ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, यहाँ पे मलयालम बोली जाती है। मलयालम को 2013 में भारत की शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था। कब? 2013 में घोषित किया गया था। दुनिया भर में मलयाली आबादी बोलती है। मलयालम भाषा को दुनिया भर में मलयाली बोला जाता है। खासकर फारस की खाड़ी के देशों में मलयालम भाषा के उद्गम के बारे में अगर कोई सिद्धांत प्राप्त हुए हैं, संस्थापक एजुथचन को माना जाता है। मलयालम भाषा के संस्थापक की अगर बात की जाए तो एजुथचन को माना जाता है। मलयालम भाषा का विकास लिपिबद्ध तरीके से हुआ है और यह तीगा लारी लिपि से काफ़ी प्रभावित है। मलयालम लिपि एक ब्राह्मी लिपि, कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि है ये। मलयालम भाषा को केरली भी कहा जाता है। मलयालम भाषा का सबसे पुराना अभिलेख 830 ईस्वी का एक अभिलेख है, शिलालेख है ये। भारत और शिलालेख अगर कहाँ कहाँ बोली जाती है तो जैसे पुडुचेरी, लक्षद्वीप और केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। गुजरात में गुजराती, तेलुगु तेलंगाना, तमिल तमिलनाडु में। 2020 में ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ? वेयर वर द 2020 ओलंपिक गेम्स हेल्ड? बीजिंग, टोक्यो, ब्राज़ील, मॉस्को। कब हुआ? तो 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल टोक्यो जापान में 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के बीच आयोजित किए गए थे। ये खेल हुए थे 32वां ओलंपियाड के खेल थे। कौन? आधारिक तौर पर 32वां ओलंपियाड की बात हो रही है, मतलब 32 नंबर का था। 2020 में हुआ लेकिन 32वां नंबर का था। कोविड-19 महामारी के कारण ये जो होना था 20 में, लेकिन हुआ था 21 में, आयोजित हुआ था, मतलब कैंसिल करके 21 में कर दिया गया था, हुआ था। टोक्यो में साल 1964 में ग्रीष्मकालीन खेल आयोजित हो चुके थे। मतलब टोक्यो में पहले भी हुआ, तो कब हुआ? 1964 में हो चुका था। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल ये हो चुका था। टोक्यो में होने वाले ये खेल जो है 2 बार हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला एशिया का पहला शहर बना। कौन? एशिया में आता है जापान। तो एशिया में करने वाला पहला शहर कौन? टोक्यो जापान था, जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया 2 बार इसने। बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, कराटे, स्केटबोर्ड और सर्फिंग जैसी खेलों को शामिल किया जाता है इसमें। अमेरिका ने सबसे ज़्यादा पदक जीते किस खेल में? इन खेलों में, ओलंपियाड में किसने जीते? सबसे ज़्यादा अमेरिका ने पदक जीते हैं। जमैका की धाविका एलन थॉम्सन हेरा लगातार 2 ओलंपिक में 100 मीटर और 200 मीटर का खिताब जीतने वाली पहली महिला बनी है जमैका। इन खेलों में रूसी एथलीट रूसी ओलंपिक समिति नाम से स्पर्धा कर रहे थे। टोक्यो ओलंपिक कब हुआ? कहाँ पर? जापान में हुआ 2020 में। और 32वां संस्करण था एथलेटिक्स प्रतियोगिता, जो 23 जुलाई 8 अगस्त से 2021 तक हुई। शुरुआत बोला गया था 2020 पे, लेकिन कोविड आ गया तो इसलिए 21 में हुआ था। कब? टोक्यो में हुआ था, जापान टोक्यो में हुआ था ओलंपिक खेल। भारत में किस राज्य की उच्चतम साक्षरता दर है? विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट? केरल, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा। तो केरल में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है केरल की। तो साल 2024 में केरल की साक्षरता दर अगर बात की जाए तो 96.2% थी, मतलब 2%, 96.2% थी। केरल के बाद लक्षद्वीप और मिजोरम की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। लक्षद्वीप और मिजोरम, पहले केरल है, उसके बाद लक्षद्वीप और मिजोरम की बात हो रही है।
यहाँ पर केरल में महिला और पुरुष दोनों की अच्छा खासा मतलब है, इसमें थोड़ा सा अंतर आता है दोनों में, लेकिन इन लोग की साक्षरता दर ज़्यादा से ज़्यादा ही है। और वहाँ के यहाँ तक कि गांव के लोग भी वहाँ के साक्षर ही हैं। चांगथी परियोजना के जरिए प्रवासी मजदूरों को शिक्षित किया जा रहा, कहाँ पर? केरल में। भारत के कुछ राज्यों को साक्षरता दर, जैसे दिल्ली की साक्षरता दर की बात की जाए तो 89% है, 89% है। उत्तराखंड की साक्षरता दर 87.6% है। असम की साक्षरता दर 85.9% है। ये केरल की बात हो रही है, क्योंकि केरल के बाद की बात हो रही है। दिल्ली, उत्तराखंड और ये हमारा असम, इसके बाद के नंबर की जो होती है साक्षरता। तो पहले कौन है? केरल है, फिर दिल्ली है, फिर केरल, दिल्ली। केरल के बाद लक्षद्वीप और मिजोरम की साक्षरता दर की सबसे ज़्यादा बात हुई। और भारत के और राज्यों की बात हो रही है तो वो ये है यहाँ पर। और अगर जनसंख्या की बात करी जाए तो कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या मानी जाती है और सिक्किम में सबसे कम। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा, सिक्किम में सबसे कम। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है जो कौन? हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस? भारत राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, इनमें से कोई नहीं। तो भारत के जो राष्ट्रपति होता है वही भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। कौन सर्वोच्च कमांडर होता है? भारतीय सशस्त्र बल भारत सरकार की रक्षा मंत्रालय के प्रबंध के अधीन। पहले सबसे भारत के राष्ट्रपति, उसके बाद हमारे जो रक्षा मंत्री होते हैं, उसके बाद जो सेनाओं के प्रमुख होते हैं वो होते हैं। तो सबसे अगर मेन की बात की जाए तो वो हमारे राष्ट्रपति होते हैं। भारत की संविधान के अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। किसमें? 52 में भारत के राष्ट्रपति के संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद? 52 की बात हो रही है। वो अपनी सैन्य शक्तियों के तहत वह भारतीय नौसेना, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। वह अपनी क्षमता में तीनों सशस्त्र बलों को मतलब हैंडल करते हैं। कौन? हमारे जो सर्वोच्च कमांडर कौन हुआ भारतीय रक्षा बल का, भारतीय सशस्त्र सेना का? तो हमारे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कौन है हमारे इस टाइम प्रेजेंट में, वर्तमान में? 15वें नंबर की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, सर्वोच्च कमांडर होती हैं ये हमारी भारतीय राष्ट्रपति दीदी। भारतीय राष्ट्रपति जो हमारी हैं इस टाइम प्रेजेंट में, उन्होंने आदि महोत्सव का आयोजन किया है। कहाँ पर? नई दिल्ली में किया है। नई दिल्ली में आदि महोत्सव का आयोजन किया है। अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए तो वो कौन है? हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ये सब भी नियुक्ति कौन करते हैं? हमारी राष्ट्रपति जी ही करती हैं। मुख्य न्यायाधीश या जो जिला न्यायाधीश, ये सब के किसकी कौन करता है नियुक्ति? राष्ट्रपति जी करती हैं। अब वर्तमान में अगर बात की जाए हमारे मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो ये भी राष्ट्रपति जी करती हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाती हैं यही हमारी राष्ट्रपति। इस टाइम संजीव खन्ना जी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 91वें मुख्य न्यायाधीश हैं। भारत के प्रधानमंत्री, हमारे भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी, जो कि 2014 से लेकर अभी तक वर्तमान में हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए। राकेश शर्मा, नरेश शर्मा, रवि शर्मा, राहुल शर्मा। तो नेम द फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू स्पेस। तो राकेश शर्मा जी अंतरिक्ष में जाने वाले हमारे पहले प्रथम भारतीय हैं। कौन? राकेश शर्मा जी। राकेश शर्मा प्रथम भारतीय हो गए, हमारे भारत के प्रथम भारतीय जो अंतरिक्ष में गए थे। राकेश शर्मा वे 3 अप्रैल 1984 को पहली बार गए थे। कब गए थे? 1984 को पहली बार अंतरिक्ष, मतलब हमारे भारतीय जो पहले थे राकेश शर्मा जी गए थे। किससे गए थे? सोयूज T11 अंतरिक्ष यान से सवार होकर अंतरिक्ष में गए थे। अंतरिक्ष में 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट बिताने के बाद वे वापस आए थे, यहाँ भारत वापस आए थे। ये किससे गए थे? सोयूज T11 पूछा जा सकता है किससे गए थे। तो अंतरिक्ष यान कौन सा था? सोयूज T11 अंतरिक्ष यान था जिससे गए थे। 1984 में ही दुबई में हमारे UAE संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह में पहला एशिया कप हुआ था। अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? विच रिवर ओरिजिनेट्स इन अमरकंटक? सोन, महानदी, गोदावरी, नर्मदा। तो नर्मदा नदी जो होती है अमरकंटक से उद्गम स्थल होता है नर्मदा नदी का। और सोन नदी, जोहिला नदी, इनका सोन नदी का भी होता है, जोहिला नदी का भी उद्गम स्थल अमरकंटक है। अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है। यह विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत जो माला है इन दोनों के मिलन बिंदु पर है। अमरकंटक किसका? हिंदुओं का पवित्र स्थल है। ये 15वीं शताब्दी के भारतीय रहस्यवादी कबीर ने अमरकंटक में ध्यान लगाया था, कहा जाता है ये बात।
इस स्थान को अब कबीर चबूतरा के नाम से भी जाना जाता है। नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो अमरकंटक के नर्मदा कुंड से होता है। यह मैकल पर्वतमाला जो है से समुद्र तल से 1057 मीटर की ऊंचाई पर निकलती है। यह नदी मुख्य रूप से मध्य भारत में बहती है। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। सोन नदी भी अमरकंटक से निकलती है और जोहिला नदी जो है सोन नदी की सहायक नदी है। अमरकंटक से निकलती है, वो भी वहीं से निकलती है, लेकिन किसकी, जो सोन नदी अमरकंटक से निकलती है तो जोहिला नदी उसकी सहायक नदी बन जाती है। भारत और चीन को कौन सी रेखा विभाजित करती है? भारत और चीन को तो मैकमोहन रेखा, चीन लाइन, डूरन लाइन, 17 पैरेलल, 20 लाइन डिवाइडेड इंडिया और चाइना। तो इंडिया और चाइना की बात हो रही है। भारत और चीन को मैकमोहन रेखा विभाजित करती है। कौन सी? भारत और चीन को मैकमोहन रेखा विभाजित करती है। यह हिमालय की बात है। हिमालय चीन के कब्जे वाले इलाके और भारत के इलाकों के बीच की सीमा तय करती है। यह करीब 890 किलोमीटर लंबी है। जो रेखा है 890 किलोमीटर लंबी है। ब्रिटिश सरकार भारत में तत्कालीन विदेश सचिव और सर हेनरी मैकमोहन ने तय किया था इसको। 1914 में हुए शिमला समझौते का नतीजा थी। यह रेखा जो है 1914 में शिमला का समझौता हुआ, उसी में ये मैकमोहन रेखा बनी। रेखा हिमालय पर्वत के आधार को घेरती है। भारत इसे राष्ट्रीय सीमा मानता है, जबकि चीन इसे मानता नहीं है। चीन किसी चीज़ को नहीं मानता, वो तो अपने आगे। चीन का कहना है कि तिब्बत हमेशा से ही उसका हिस्सा रहा है। चीन शिमला समझौते में चीन शामिल नहीं था, इसलिए समझौता उस पर बाध्यकारी नहीं है। भारत का मानना है कि 1914 में मैकमोहन रेखा खींची गई थी, तब तिब्बत एक कमजोर लेकिन आज़ाद देश था। मैकमोहन रेखा को लेकर शुरू से ही विवाद खड़े होते थे, हमेशा से, अभी तक भी हैं। इस रेखा पर तिब्बत और ग्रेट ब्रिटेन के बीच शिमला सम्मेलन जो हुआ था 1913 जुलाई 1914 के अंत में बातचीत हुई थी और फिर मैकमोहन रेखा बन गई थी। कौन? मैकमोहन रेखा बनी थी। भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? हु इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? अब्दुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी जी या वल्लभ भाई पटेल जी? भारत के लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जाने जाते हैं। वे एक स्वतंत्रता सेनानी थे, अधिवक्ता और राजनेता भी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? उन्होंने क्या किया था? महिलाओं की मुक्ति का समर्थन किया था। लगभग हर रियासत को भारत में शामिल होने के लिए राजी भी इन्होंने ही किया था। भारत को आज के राष्ट्र के रूप में विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन्होंने ही। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था और इनका निधन जो है 1950 को हुआ था। दिसंबर 1950 को हुआ था। 26 जनवरी 1950 को ही क्या हुआ था? हमारे भारत में संविधान लागू हुआ था और 26 गणतंत्र दिवस शुरुआत हुई थी। लेकिन इनका जन्म दिसंबर में हुआ था, साल के अंत में 1950 को। जन्म नहीं, मृत्यु जो हुई थी 1950 को हुई थी लास्ट में। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। किसकी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति 182 मीटर की है। इन्हें लौह पुरुष कहा जाता है, यानी आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? वेयर इज विक्टोरिया मेमोरियल लोकेटेड? लखनऊ, कानपुर, कोलकाता, गोवा। तो विक्टोरिया मेमोरियल जो है कोलकाता में स्थित है। कहाँ पर? कोलकाता शहर में है। यह हुगली नदी के किनारे बना एक संगमरमर का स्मारक है। ब्रिटिश सरकार ने 1906 से 1900 के बीच में इसे बनवाया था। यह स्मारक इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को समर्पित है। उनके लिए ही बनवाया गया था। 64 एकड़ के बगीचों में बना है। भारत की संस्कृति मंत्रालय ने नियंत्रण में है अभी इस टाइम। रानी विक्टोरिया की मृत्यु के बाद शुरू हुआ था इसका बनाने का जो काम था। पहले वो मृत्यु हो गई, जैसे मुमताज महल बना है, ताजमहल, तो मुमताज की मृत्यु के बाद वैसे ही रानी विक्टोरिया की मृत्यु के बाद ये रानी विक्टोरिया मेमोरियल बनाया गया था। इसके वास्तुकार विलियम इमर्सन थे। स्मारक सफ़ेद मकराना संगमरमर से बना है। ये जवाहरलाल नेहरू रोड के पास है। प्रवेश द्वार किंग्स वे पर है इसका, विक्टोरिया मेमोरियल का। अब कानपुर कहाँ पर है? कानपुर और लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। शहर लखनऊ कानपुर की उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ को नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता है। गोवा की राजधानी पणजी है। कोलकाता। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया? वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा। तो असम जो है भारत में चाय का 70% योगदान है। किसका? देश में चाय का। लेकिन असम की चाय अपने मजबूत स्वाद और चमकीले रंग के लिए जानी जाती है।
राज्य की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाता है। भाई अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा तो उसकी अर्थव्यवस्था तो बढ़ेगी अच्छी खासी। लखीमपुर, कामरूप, गोलपारा, शिवसागर, कछार, नागांव और दोरांग जिले चाय के प्रमुख उत्पादक हैं। ये चाय उत्पादन के मामले में अगर पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पर है और पश्चिम बंगाल में चाय उत्पादन 329.70 मिलियन किलोग्राम है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय ये सब भी अन्य उत्पादक राज्य हैं किसमें, चाय के। दुनिया में चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन में होता है और भारत और केन्या दूसरे और तीसरे नंबर पर है। सबसे पहले भारत कौन, चीन, फिर भारत है, फिर केन्या है किसका, चाय के उत्पादन में। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, असम की राजधानी दिसपुर पहले थी लेकिन अब डिब्रूगढ़ है। बिहार की राजधानी कौन, पटना। वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। अर्जुन अवार्ड दिया जाता है विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए, कवियों के लिए, वैज्ञानिकों के लिए, अभिनेताओं के लिए। द अर्जुन अवार्ड इज गिवन फॉर विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए, मतलब जो खिलाड़ी होते हैं उनको अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। और अगर गुरु द्रोणाचार्य की बात की जाए, वो जो पुरस्कार है वो किसको दिया जाता है, वो जो कोच होते हैं, कैप्टन, उनको दिया जाता है जो सिखाते हैं। 1961 में शुरुआत कब हुई थी अर्जुन पुरस्कार की, तो 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। इस पुरस्कार के तहत खिलाड़ियों को 15 लाख रुपए नगद, अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। पुरस्कार का नाम प्राचीन भारत के महाभारत के पात्र अर्जुन के नाम पर रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, पैरा खेल, स्वदेशी खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। 4 सालों तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करना होता है किसके लिए, अर्जुन पुरस्कार पाने के लिए। अर्जुन पुरस्कार पाने वाले कुछ खिलाड़ियों के नाम है, कुमारी मीना शाह, पैरा खिलाड़ी। खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन मतलब अच्छे से अच्छा हम प्रदर्शन करेंगे तो ये मिलता है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा खेल सम्मान है ये, कौन सा, अर्जुन पुरस्कार। इसे युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा हर साल दिया जाता है। इसको खिलाड़ियों के लिए अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था, व्हाट वाज द बेसिस ऑफ फॉर्मिंग द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। तो कैबिनेट मिशन प्लान जो 1946 था, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार ये था, क्या था, कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही भारतीय संविधान का बनाने का आधार रखा गया था। इस योजना के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। इस योजना का मकसद ब्रिटिश सरकार से भारतीय नेताओं को सत्ता हस्तांतरण पर चर्चा करना था। मतलब कैबिनेट मिशन क्या थी, एक तरीके से कि जब हमारे जो देश आज़ाद हो रहा था उस टाइम पर 1947 में हुआ, तो उसके 1 साल पहले भैया मीटिंग हुई कि भाई जो भी डिटेल, जैसे वो हमारे शासन चला रहे थे, हमारे भारत को चला रहे थे, भारत पर राज कर रहे थे, तो वो जो भी जिस तरह से भी राज कर रहे थे तो वो सब किसको, भारतीयों को राज करने को दे हस्तांतरण करना था उनका, भारतीय नेताओं का, ब्रिटिश सरकार से भारतीय नेताओं को सौंप दे सब कुछ। इस योजना के तहत मुस्लिम लीग कमोबेश संतुष्ट थी। योजना के तहत संविधान सभा के लिए चुनाव भी हुए थे, संविधान सभा के लिए सीटों की संख्या भी तय की गई थी, चुनाव की विधि तय की गई थी, ये सब हुआ था। पहली बैठक अगर बात कहा जाए संविधान सभा की तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसी में जो सत्येंद्रनाथ सिन्हा जी अस्थायी अध्यक्ष बने थे। 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित किया गया था। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, स्थायी सदस्य थे। उपाध्यक्ष की बात की जाए तो एच जी मुखर्जी और टी कृष्णाचारी थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार न्यायविद बी.एन. राउ थे। किस देश को मध्यरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है, विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन। जापान, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, इनमें से कोई नहीं। नॉर्वे देश को मध्यरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है, किसको, द लैंड ऑफ मिडनाइट सन, यानी मध्यरात्रि सूर्य की भूमि किसको कहा जाता है। यह यूरोप में स्थित है, उत्तरी भाग में। कहाँ, नॉर्वे का यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यहाँ मई से जुलाई के बीच सूरज लगातार चमकता रहता है। मई से जुलाई के बीच इस दौरान सूरज कभी क्षितिज मतलब नीचे डूबता नहीं, जैसे हम लोग के यहाँ रात में डूब जाता है, वहाँ नहीं डूबता है। नॉर्वे में मध्यरात्रि सूर्य की घटना के बारे में जो जानकारियाँ हैं वो है, नॉर्वे का उत्तरी हिस्सा आर्कटिक सर्कल के ऊपर स्थित है। इस दौरान सूरज 24 घंटे चमकता रहता है। नॉर्वे के स्वालबार्ड द्वीप समूह में यह घटना सबसे ज़्यादा रोरोस शहर को सबसे ठंडा क्षेत्र कहा जाता है। 50 डिग्री तक पहुंच जाता है तापमान माइनस में, ठीक है।
नॉर्वे में बर्फ के ढके पहाड़ और हरे भरे ढलान पर्यटकों को अपनी ओर खींचते हैं। यह समुद्र का पानी नीला है यहाँ, और इसके किनारे बसे सभी घर सीव्यू हैं। चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ स्थित है? वेयर इज चिल्का लेक लोकेटेड? उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो उड़ीसा में चिल्का झील स्थित है। चिल्का सबसे बड़े खारे पानी की झील है, जो भारत में एशिया की सबसे बड़े खारे पानी की झील बताई जाए तो वो चिल्का झील है। कौन? एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा की राजधानी चिल्का झील कहाँ स्थित है? वेयर इज चिल्का लेक लोकेटेड? उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो चिल्का जो झील है हमारी, वो कहाँ पर स्थित है? हमारे उड़ीसा राज्य में स्थित है चिल्का झील। उड़ीसा, इसे चिल्का झील कहा जाता है। भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी, खोर्धा और खंजाम जिलों में स्थित एक अर्ध खारे पानी की अनूप झील है। कौन? खारे पानी की झील है ये। कोडांग सूर्य मंदिर यहीं पर है। काली जी मंदिर है, काली जी आइलैंड है, श्री जगन्नाथ मंदिर भी यहीं पर है। कहाँ पर है? चिल्का। अगर चिल्का झील की बात की जाए तो विशाल और ये खारे पानी का सबसे बड़ा लैगून है, जो पूर्वी तट पर फैला हुआ है। यह भारतीय उपमहाद्वीप में कहीं भी पाए जाने वाले प्रवासी जल पक्षियों के लिए सबसे बड़ा शीतकालीन निवास स्थान है। कौन? हमारे उड़ीसा की खारे पानी की झील है। कौन सी? चिल्का झील। बिहार में ग्रामीण क्रिकेट लीग आयोजन हुआ 2025 का। मध्य प्रदेश में अभी भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की मेजबानी करेगा मध्य प्रदेश शहर। सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते फ्रॉम वेयर इज सत्यमेव जयते टेकन? मंडोक उपनिषद, ऋग्वेद, न्यायसूत्र, सामवेद। मंडोक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से? मंडोक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते का अर्थ है सत्य की ही जीत होती है। मतलब सत्य जो बोलता है, सत्य का कदम पर चलता है, सत्य के रास्ते पर, वही की जीत होती है। यह भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है, तो ये हमारा सत्यमेव जयते है। 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में इसे अपनाया गया था। और ये कहाँ से लिया गया? मंडोक उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से? मंडोक उपनिषद। भारत के प्रतीक के नीचे भी अंकित है। यह वाक्य जो भारत का प्रतीक है उसके नीचे अंकित है। देवनागरी में लिपि में लिखा गया। लिपि भी पूछी जा सकती है सत्यमेव जयते की, तो वो देवनागरी लिपि में लिखा गया है। भारतीय मुद्राओं में एक तरफ भी अंकित है। ये जो भारतीय मुद्रा होती है उसमें भी अंकित है। मुंडोपनिषद को हिंदू धर्म की 108 उपनिषदों को मुक्तिका कैरन में नंबर 5 के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। मुंडक 3 प्रथम खंड के श्लोक 6 का प्रारंभ सत्यमेव जयते से ही होता है। सत्यमेव जयते का पूरा मंत्र है सत्यमेव जयते नानर्थम सत्येन पंथा विततो देवयाना येन क्रमम त्रयश्यो हाप्त कामो यत्र तत्स त्यस्य परमम निधानम। प्रस्तावना सावधान की कुंजी है। यह किसने कहा था? द प्रेम्बल इज द की टू द कॉन्स्टिट्यूशन। हु सेड दिस? जवाहरलाल नेहरू जी ने, श्री राजगोपालचारी जी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। तो प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, यह कहा था भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। भीमराव अंबेडकर जी पहले प्रथम स्वतंत्र भारत के कानून मंत्री भी थे। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। इन्हें जनक कहा जाता है किसका? हमारे संविधान का। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? संविधान सभा का। तो ये संविधान के जनक कौन है? हमारे भीमराव अंबेडकर जी। अंबेडकर ने कहा था इसको जलाने वाला पहला इंसान मैं भी होऊंगा। इन्होंने यह बात तब कही थी जब उनके मित्र इन्होंने बता रहे थे संविधान बनाया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। भारतीय संविधान के नाम से उन्होंने संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर काम किया था। उन्होंने संविधान निर्माण में अहम योगदान दिया था। संविधान सभा की चर्चा का संचालन और नेतृत्व किया। बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया। श्री राजगोपालाचारी जिन्हें तीसरे नंबर के भारतीय हैं, जिन्हें 1954 में भारत रत्न मिला था। और जवाहरलाल नेहरू हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे कौन है? स्वतंत्र भारत के पहले प्रथम राष्ट्रपति हैं।
भारत के संविधान का विचार सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? हु फर्स्ट प्रपोज्ड द आइडिया ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, रविन्द्रनाथ टैगोर या ज्योतिराव फूले? तो एम.एन. रॉय जो हैं भारत के संविधान का विचार इन्होंने दिया था। किसने? एम.एन. रॉय ने भारत के संविधान का विचार दिया था। भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के अग्रदूत थे। संविधान सभा की मांग सबसे पहले बाल गंगाधर ने उठाई थी, लेकिन अगर विचार की बात की जाए तो इन्होंने एम.एन. रॉय ने दिया था। और अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के। रूपरेखा के लिए चुना गया था 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था और लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था। बिहारी रायजादा ने संविधान की जो मूल कॉपी का प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखा था। इन्होंने ज्योतिबा राव की फूले की पुस्तक है गुलामगिरी। किसकी? ज्योतिबा राव फूले की पुस्तक गुलामगिरी है। रविन्द्रनाथ टैगोर ये 1913 में कौन सा पुरस्कार पाए थे? नोबेल पुरस्कार पाए थे एशिया का, जो साहित्य में पाए थे। साहित्य में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तो है ही किसके? संविधान के जनक माने जाते हैं, भारतीय संविधान के। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची एक नए राज्य के गठन से संबंधित है? विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स? तो फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल या फोर्थ शेड्यूल? प्रथम अनुसूची जो है वो भारत के जो संविधान में किससे रिलेटेड है? राज्य के गठन से। राज्यों के गठन की अगर बात की जाए तो प्रथम अनुसूची में है। और दूसरी अनुसूची में क्या है कि जो उच्च पदाधिकारी हैं उनके वेतन से रिलेटेड है, उनकी सैलरी से रिलेटेड है, उनकी सैलरी से रिलेटेड है। ये भारतीय संविधान में प्रथम अनुसूची में राज्य के गठन से संबंधित है। हमारी जो भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची है किससे संबंधित है? राज्य के गठन से संबंधित है। अब अनुच्छेद एक की बात की, भाग एक की बात की जाए, अगर संविधान भाग एक अनुच्छेद एक की तो जो संघ और उसके राज्य क्षेत्र से जुड़ी जानकारी देता है। यह भी बताया गया कि भारत राज्यों का संघ होगा और राज्य क्षेत्र होंगे, वे होंगे और पहली अनुसूची में ही निर्दिष्ट होंगे। संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। मतलब उन्हें और अगर राज्य कोई जोड़ना चाहे तो वो जोड़ सकती है। किसमें? भाग एक में बात हो रही है, भाग एक में जोड़ सकती है। संविधान की दूसरी अनुसूची। संविधान की दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? व्हाट डज द सेकंड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट टू? नए राज्यों के निर्माण से, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से, सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स, संसद से, राष्ट्रपति चुनाव से। तो महत्वपूर्ण जो पद अधिकारियों की वेतन भत्तों की बात हो रही है तो वो किससे रिलेटेड है? संविधान की दूसरी अनुसूची में इसमें दिया गया है। किसमें? किसको लेकर के? ये महत्वपूर्ण जो पद अधिकारी होते हैं उनकी जो सैलरी है, सैलरी अलाउंस से रिलेटेड है। ये द्वितीय अनुसूची संबंधित है। जनरल हैं, जज हैं, राज्य के, ठीक है, राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा स्पीकर, ऑडिटर जनरल, ये सब जो हैं उनकी दूसरी अनुसूची में, मतलब भारत की दूसरी अनुसूची में इनकी जो सैलरी होती है उससे रिलेटेड है ये भारतीय दूसरी अनुसूची। किस अनुसूची में 22 भाषाओं का मान्यता दी गई है? तो विच शेड्यूल और रिकॉग्नाइज्ड 22 लैंग्वेजेस? पहली, छठी, सातवीं, आठवीं, फर्स्ट, सिक्स, सेवंथ, एट्थ। आठवीं अनुसूची में भारत की 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। किसको? 22 भाषाओं को मान्यता किसमें दी गई है? 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। 8वीं अनुसूची में, अगर अनुसूची 8वीं है तो उसमें 22 भाषाओं के बारे में बताया गया है। इसमें 22 भाषाओं के नाम अगर बात की जाए तो असमिया है, बंगाली है, बोडो है, डोगरी है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, मैथिली, ये सब 22 भाषाएं इसमें हेड हैं। संविधान के मूल रूप से 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी। बाद में संविधान में कई संशोधनों के जरिए 8 और भाषाओं को जोड़ा गया था। पहले टोटल कितनी थी? 14, उसमें से 8 और जोड़ दी गई तो 22 बन गई। 1967 में संविधान के 21वें संशोधन अधिनियम के जरिए सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया? 21वें संशोधन अधिनियम के जरिए 1967 में। 1992 में 71वें संशोधन के जरिए कोंकणी और मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। 2003 में संविधान के 92वें संशोधन के जरिए अगर बोला जाए तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को जोड़ा गया।
8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। भारतीय संविधान ने प्रस्तावना के विचारों को निम्नलिखित में से किससे उधार लिया है? फ्रॉम विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन वॉज द आइडिया ऑफ द प्रियम्बल बोरोड? जर्मनी का संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, या रूस का संविधान, या ग्रेट ब्रिटेन का संविधान? तो जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के विचार की अगर बात की जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और भारत की प्रस्तावना की अगर भाषा की जाए, प्रस्तावना की भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। विचार हो रहा है प्रस्तावना का विचार जो लिया गया वो है संयुक्त यूएसए से, अमेरिका से लिया गया। और जो भाषा ली गई है प्रस्तावना की तो वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने तैयार किया था। इसने पंडित नेहरू ने। संविधान सभा ने इसे स्वीकार किया था। संविधान के उद्देश्यों और लक्ष्यों को संक्षेप में बताती है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा और हृदय कहा जाता है। और ये प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। ये किसने बताया था, किसने कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था। प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन किया गया है। यह संशोधन 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए किया गया था। इस संशोधन में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द को जोड़ा गया था। प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग से होती है। प्रस्तावना संविधान का परिचय या भूमिका है। इसमें जोड़ा कौन कौन सा वर्ड गया था? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया था। भारत का संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? 25 अक्टूबर 1948 को, 26 नवंबर 1949 को, 28 अक्टूबर 1949 को, या 26 नवंबर 1950 को? तो 26 नवंबर 1949 को जो है कब पारित किया गया था संविधान? भारत का जो संविधान है उसे पारित किया गया था, अपना लिया गया था, लेकिन लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। लागू अगर बात पूछी जाए तो वो होता 26 जनवरी 1950 को हुआ था। 9 दिसंबर में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 46 में। कब हुई थी? 1946 में हुई थी पहली बैठक। भारत संविधान की कुंजी है। भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 10, 12, 18, 22। तो भारत की 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। 22 भाषाओं में कुछ भाषाएं ये हैं असमिया, नेपाली, संथाली, मैथिली और गुजराती, मलयालम, कन्नड़, ये सब ऑल भी टोटल 22 लैंग्वेज हैं जो किसमें ऐड की गई हैं? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में ऐड की गई है। नेपाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, संथाली, सिंधी, उर्दू, कन्नड़, कोंकणी, डोगरी, बोडो, बांग्ला, गुजराती, असमिया, मणिपुरी, मराठी, ये सब भाषाएं हैं। 22 भाषाएं रिलेट की गई हैं। भारतीय संविधान सभा किस वर्ष में स्थापित हुआ था? इन विच ईयर वॉज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश? 1940 में, 1946 में, 1947 या 1950 में? तो अगर 1946 में भारतीय संविधान सभा जो वर्ष 1946 में स्थापित हुआ। कब? 1946 में स्थापित हुआ भारतीय संविधान सभा की बात हो रही तो भारतीय संविधान सभा 1946 में स्थापित हुआ था और 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा जी अस्थायी अध्यक्ष थे और स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को बने थे जब दूसरी बैठक हुई थी। बैठक नई दिल्ली के संविधान हॉल में हुई थी। इस हॉल को अब संसद भवन के सेंट्रल हॉल के नाम से भी जाना जाता है। बैठक में केवल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया था और मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था। अगर पूछ लिया जाए कि किसने इस बैठक का बहिष्कार किया था भारतीय संविधान की पहली बैठक का, तो किसने? मुस्लिम लीग ने किया था। सच्चिदानंद सिन्हा जी जो हैं वो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे 9 दिसंबर को और 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारतीय के स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति थे प्रथम। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसके बन गए? संविधान के अध्यक्ष चुने गए थे। अगर डॉक्टर H.C. मुखर्जी और T.T. कृष्णमाचारी सभा के उपाध्यक्ष चुने गए। संविधान सभा ने 2 साल 11 महीनों में, कितना? 2 साल 11 महीनों में भारतीय संविधान को तैयार करने के लिए कुल 167 दिनों तक बैठक की। कब?
कितने दिनों तक? 167 दिनों तक बैठक की। संविधान सभा का अंतिम सत्र 24 जनवरी 1950 को हुआ था। कब? 24 जनवरी 1950 को, और 26 जनवरी को 1950 को संविधान लागू कर दिया गया था। कब? 1950 को लागू कर दिया गया था। हे गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी है? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्लियर कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि आपको आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।